आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम देखने वाले जनरल अवेयरनेस में आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पर आप जाकर पार्ट 1 भी बिल्कुल देख सकते हैं। पार्ट 1 भी बिल्कुल देखें, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस रेगुलरली मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस, ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। अगर प्राइमरी सेक्टर का बात करें इंडियन इकोनॉमी में तो वो है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर का अगर बात करें तो वो है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, और अगर टर्शियरी सेक्टर का अगर हम बात करें तो वो है बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस। अलग अलग इन्हें याद रखें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Golden Handshake scheme is associated with inviting foreign companies, investing in public sector companies, establishing joint enterprise, voluntary retirement। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4, voluntary retirement। इसमें क्या होता है, ये स्कीम बेसिकली है क्या, वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, टू मिनिमाइज फाइनेंशियल बर्डन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके ऊपर से जो है फाइनेंशियल बर्डन हटाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था वीआरएस। गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था वीआरएस। इसमें क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो है, इसी को कहा जाता है गोल्डन हैंडशेक स्कीम। इसमें क्या है, अगर कोई रिटायरमेंट लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट उसको जो है फुल कॉम्पेंसेशन देगी। ठीक है, और इसी स्कीम का नाम है गोल्डन हैंडशेक स्कीम। इसको वीआरएस के नाम से भी जाना जाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज बिगेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज इज इंडियन बैंकिंग सेक्टर, इंडियन पावर सेक्टर, इंडियन कम्युनिकेशन सेक्टर, इंडियन रेलवेज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज जो है ये इंडिया का बिगेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पॉवर्टी रेशियो, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम एक्चुअली डिसाइड करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस कंट्री का कैसा है। पर कैपिटा इनकम कैसे डिसाइड होता है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। इसमें जब डिवाइड कर दिया जाता है तो पर कैपिटा इनकम इसमें जो है निकल आता है, और इससे डिसाइड किया जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस कंट्री का कैसा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is direct tax? इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, कस्टम ड्यूटी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3, प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये है डायरेक्ट टैक्स, बाकी जितने भी हैं सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच डिफरेंस क्या होता है ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैक्स से क्वेश्चन बनेंगे। कौन से जो टैक्स हैं वो लगाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कौन से जो टैक्स हैं वो लगाए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी बिल्कुल जान लें। तो टैक्स को डिटेल से पढ़ लें, यहाँ से भी आगे चल के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिल सकता है। Which authority decides about the state share in central taxes? सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट का जो शेयर होगा ये कितना होगा, ये कौन डिसाइड करता है, फाइनेंशियल कमीशन, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है ये एक्चुअली डिसाइड करता है कि स्टेट का शेयर कितना होगा सेंट्रल टैक्स में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is ex officio chairman of planning commission? finance minister, HRD minister, prime minister, minister of state and development। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है इन्हें कहा जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट बॉडी व्हिच अप्रूव्स 5 ईयर प्लान इन इंडिया। देखिए 5 ईयर प्लान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अभी तक टोटल 12 5 ईयर प्लान बनाए जा चुके हैं, 13 भी आने वाला है, और जितने भी 5 ईयर प्लान है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो 5 ईयर प्लान पे हमने एक वीडियो बनाया है, जिसको भी आप देख सकते हैं जाकर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, जहां पर आप जाकर सारे 5 ईयर प्लान को बिल्कुल देख लें। चलिए आप इस क्वेश्चन पे आते हैं। हाईएस्ट बॉडी व्हिच अप्रूव्स 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यूनियन कैबिनेट, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये अप्रूव करता है 5 ईयर प्लान। जो भी 5 ईयर प्लान लाए जाएंगे उसको जो है अप्रूव कौन करेगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसे अप्रूव करेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3, प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। बाकी जितने भी टर्म्स है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनको भी पढ़ लें, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ से भी आगे चल के आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्सिडीज आर पेमेंट गिवन बाय गवर्नमेंट टू कंज्यूमिंग यूनिट, प्रोड्यूसिंग यूनिट, बैंकिंग सेक्टर, रिटायर्ड पर्सन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1, कंज्यूमिंग यूनिट। जैसे हम एलपीजी खरीदते हैं तो हम कंज्यूमर हैं, हम कंज्यूम करते हैं, एलपीजी हम खरीदते हैं, तो ये किसको दिया जाता है, जो सब्सिडी एलपीजी का दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कस्टमर को दिया जाता है। तो ये जो सब्सिडीज होते हैं ये कंज्यूमिंग यूनिट को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेन करेंसी व्हिच हैव टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड क्विक करेंसी, हार्ड करेंसी, हॉट करेंसी, इजी करेंसी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3, हॉट करेंसी। इसे हॉट करेंसी कहा जाएगा। फॉरेन करेंसी व्हिच हैज टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड हॉट करेंसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Phillips curve is relationship between aggregate supply and demand, rate of unemployment and rate of inflation, total saving and investment,
डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो फिलिप्स कर्व जो है किसके बीच रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो बिल्कुल इन्हें याद रखें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ग्राफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्राफ जितने भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ग्राफ्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं, इनको बिल्कुल पढ़ लें, यहाँ से भी जरूर आपको क्वेश्चन देखने मिल सकता है इकोनॉमिक्स में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Disguised unemployment means willing to work but not getting job, not getting work throughout the year, more people working than required, getting work for small interval of time। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 more people working than required, इसे कहेंगे disguised unemployment। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Existence of parallel economy make economy more competitive, ensure better distribution of income and wealth, increase productivity and investment, make monetary policy less effective। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 makes monetary policy less effective। पैरेलल इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी में जो है ब्लैक मनी प्रेजेंट है। ब्लैक मनी प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, इसमें जो है गवर्नमेंट को जो है टैक्स नहीं देना पड़ता है। ब्लैक मनी अगर प्रेजेंट है तो बहुत सारे ऐसे लूप होल होते हैं जिसका लोग फायदा उठाते हैं। इसमें क्या होता है, इट मेक्स बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव। अगर पैरेलल इकोनॉमी प्रेजेंट है तो इट मेक्स मॉनेटरी पॉलिसीज लेस इफेक्टिव। इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड बाय, महंगाई को किस तरह रोका जा सकता है, डिक्रीजिंग मनी सप्लाई, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 डिक्रीजिंग मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई को जो है कम कर दिया जाए तो क्या है, महंगाई उतना नहीं बढ़ेगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी करेंसी नोट छापती है और सबको जो है करोड़पति बना देती है। अब क्या है, सबके पास पैसा है, सब कोई जो है, हर इंसान जो है हर चीज खरीद सकता है। तो इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए मैंगोज है, तो इसका प्राइस अगर पहले था 80 रुपीज पर किलो तो अब ये हो जाएगा 180 रुपीज पर किलो। क्यों? क्योंकि सबके पास पैसा है। अगर सबके पास पैसा है तो सब खरीद सकते हैं, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट है उसका महंगाई बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन कैन बी चेक, जो महंगाई है इसे रोका कैसे जा सकता है, बाय डिक्रीजिंग मनी सप्लाई। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू व्हिच रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन में हुआ क्या था, मिल्क प्रोडक्शन जो है इसको बढ़ाने के लिए जो है कोशिश किया गया था, ठीक है, और ये सक्सेसफुल भी हुआ और इसे कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड में ये कोशिश किया गया था कि मिल्क प्रोडक्शन को किस तरह बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। और आज जो है इंडिया नंबर 1 जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Bottleneck inflation mean no rise in price despite of increase in aggregate demand, rise in price without increase in aggregate demand, rise in price with rise in aggregate demand, none of above। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 rise in price without increase in aggregate demand। प्रोडक्ट का जो है डिमांड तो उतना ज्यादा है नहीं, फिर भी उसका प्राइस अगर बढ़ जाए तो इसे हम कहेंगे बॉटलनेक इन्फ्लेशन। मान लीजिए बहुत ज्यादा डिमांड है तो प्राइस बढ़ेगा, तो दैट इज वैलिड, ठीक है, तो महंगाई बढ़ सकता है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन किसी प्रोडक्ट का डिमांड उतना ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी उसका अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसे हम कहेंगे बॉटलनेक इन्फ्लेशन। A blue chip company is which give high gain and has low risks, export most of its product, make highest profit compared to other companies, company which export raw material। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 gives high gain and has low risks, इसे कहेंगे ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी ये जो है ये टर्म स्टॉक मार्केट का है। इसमें क्या है, कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जिसमें क्या है हाई गेन एक्सपेक्ट किया जाता है, उसमें रिस्क बहुत कम होता है। जैसे बड़े बड़े कंपनी है, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट को ले लीजिए, ये ब्लू चिप इसे कंपनी कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है रिस्क बहुत कम होता है और यहाँ से जो है अगर इनका स्टॉक खरीदते हैं तो इनका इससे जो है आपको गेन मिल सकता है। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है ब्लू चिप कंपनी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्म लोन ऑफ इंडस्ट्री इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, आईडीबीआई, एक्सिम, नाबार्ड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 आईडीबीआई, ठीक है। आईडीबीआई जो बैंक है ये क्या करता है, टर्म लोन देता है इंडस्ट्री को। आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1964 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, याद रखिएगा 1964 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था आईडीबीआई बैंक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Export Import Bank was set up in 1969, 1980, 1982, 1985। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 1982। 1982 में जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है ये सेटअप किया गया था। इसका शॉर्ट फॉर्म में एक्सिम बैंक, EXIM, एक्सिम बैंक इसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और इसका काम क्या है, टू फैसिलिटेट एंड प्रोमोट फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।